सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा फिर से एक बार फिर से क्या चीज, पेरोल, वो भी एक्सेल में। चलिए शुरू करते हैं पेरोल। हम आपको नए सिरे से तो बताने से रहे, अगर नए से बताएंगे तो उसी को दोहरा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कैसे कब करना है। और कुछ चीजें हमको उसमें बढ़ानी थी, कुछ माइक्रोस जोड़ना था, आज वो भी कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमने पेरोल की एक्सेल शीट बना रखी है, जिसका जो पहले का पुराना खाका था वो तैयार है। इसमें कुछ डिफरेंसेस एंड चीजें बदलनी है जो हम आज बदलेंगे और आपको इसके बारे में ढंग से बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले जो आपको बनाना है ये सीट्स बना लेनी है, जैसे जैसे नाम लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। ठीक है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, कोशिश करने लगते हैं कि ये जो फॉर्मूले है कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। तो पहले मैं बता दूं आपको, ये आपकी सबसे गलत आदत है। फॉर्मूले सेम टू सेम कभी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि इस जगह पे ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है और इस फॉर्मूले को क्या डाटा की रिक्वायरमेंट है, क्या आर्ग्यूमेंट ये मांग रहा है। वो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट अगर आप इसमें फिल आउट करते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उसके प्रॉपर आर्ग्यूमेंट की फिल आउट नहीं किए तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जैसे सबसे पहले आपको एम्प्लॉय मास्टर शीट बनानी है, नथिंग एल्स। पहले तो यही होनी चाहिए। एम्प्लॉय मास्टर शीट बनाने के बाद इसमें एम्प्लॉय की डाटा ऐड करनी है और उसे टेबल बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाते तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। अब भाई टेबल के मेथड से करेंगे तो आपको आसानी से डाटा वहां से फाइंड करने में, लेने में और उसे प्लेस करने में आसानी होगी। ठीक है जी। ये आपकी आसानी के लिए होता है। ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ये आपके सामने एम्प्लॉय मास्टर का डाटाबेस है। एम्प्लॉय मास्टर का डाटाबेस क्यों कह रहा हूं इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आपके वर्किंग होंगे उनके सारे डिटेल्स नोट डाउन किए गए होंगे। जैसे उनका एम्प्लॉय आईडी क्या है, इस सेक्शन में एम्प्लॉय आईडी है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, हालांकि ये बटन की वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसका दिखने लगे आप सभी। देखिए यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यूएन नंबर है, ईएसआईसी नंबर है, पैन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है। ठीक है जी। एचआरए है, अलाउंसेस है, टोटल सैलरी है। ठीक है जी। ओके गुड। तो इतनी चीजें आपको इसमें बनानी होती है। ठीक है भैया। अब देखिए ये बनाने का कारण क्या है। देखिए डाटाबेस में डाटा रखी होती है, उस डाटा का उपयोग करके हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, उसकी सैलरी ट्रैक करते हैं, उसकी डेजिग्नेशन वर्क के हिसाब से उसे सेट करते हैं। प्लस बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को कीप कर पाते हैं ताकि भविष्य में उसके साथ हुए सभी ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर सके, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे सेटल डाउन कर सके। ठीक है जी। ओके। इसकी वजह से डाटाबेस बनता है। तो कोई भी एम्प्लॉय जब भी आपके कंपनी में इनरोल करेगा यानी आएगा जॉब करने के लिए, तो उसका नाम और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर वाया माइक्रोस इसकी बात करें, क्या आप इसका माइक्रोस बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों उपाय है। आपके साथ मैं इसमें एक फिलिंग फॉर्म भी बना देता हूं और माइक्रोस भी बना देता हूं, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ये अभी के लिए बहुत एडवांस हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो हाल फिलहाल में अगले वाले लेक्चर में हम इसमें एक फॉर्म बनाएंगे और इसके डाटाबेस में माइक्रोस से उसे रिकॉर्ड करना बताएंगे। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ज्यादा नहीं करना आपने, बस सिंपल आपको बस ये रिकॉर्ड करना है। कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। बस आपको इसको जब आप लिख लेंगे, एक लाइन दो लाइन लिख लें, तो आपको कंट्रोल ए दबाना है, उसके बाद कंट्रोल टी दबाना है।
कंट्रोल टी जब भी आप दबाओगे ना, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल टी किसी भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो जब भी आप कंट्रोल टी दबाओगे तो आपको एक इस तरह का क्रिएट टेबल नाम का एक पॉपअप विंडो आएगा सामने आपके, और उसमें अगर आप हेडर, ये देखिए जैसे इसमें हेडिंग थी ना आपके डाटा में ऊपर की तरफ, ये सैलरी सेक्शन है, ये अलाउंसेस सेक्शन है, तो अगर आपकी डाटा में ऐसे हेड सेक्शन है तो आप माई डाटा हैज हेडर वाले ऑप्शन को चेक मार्क करके ओके कर देंगे तो इस तरह से टेबल बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाल फिलहाल में हमें टेबल नहीं बनानी है, इस सीट में इतना आपके द्वारा हो जाना चाहिए। कंट्रोल टी से कर सकते हैं, या सिलेक्शन करने के बाद उस चीज का इंसर्ट में जाएं, टेबल पर क्लिक करें, वहां से भी कर सकते हैं। देखिए अभी टेबल नहीं हाईलाइट हो रहा था बिकॉज ऑफ कि हमने टेबल में ही क्लिक कर रखा था, टेबल तो हाईलाइट नहीं होगा ना उसके बाद। तो अभी देखिए इस पे करेंगे तो वही चीज आएगी, या तो फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे सेल फॉर्मेटिंग है, सॉरी टेबल फॉर्मेटिंग है, यहाँ से करोगे तभी भी वही आएगी। तो भाई कई जगह से इसको किया जा सकता है, कोई फिक्स एक तरीका नहीं मैं कह सकता कि यही तरीका है आखिरी और सबसे लास्ट। ठीक है, तो आप 4 तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अगर आपका एम्प्लॉय मास्टर बन गया हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अटेंडेंस शीट में। अब देखिए अटेंडेंस शीट में हमने बहुत सारा कुछ भी नहीं किया, अभी जो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा था टेबल बनाने वाला, यहाँ पे मैंने नहीं कराया। हम इसको कंट्रोल ए दबाते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं और माई डेटा हेडर पे क्लिक है, ये देखिए टेबल कन्वर्ट हो गया। क्या कोई अलग से कुछ काम किया हमने? नहीं। तो आपको अटेंडेंस डाटा रिकॉर्ड करनी है। अच्छा भाई, अटेंडेंस क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन है। वाई वी विल रिकॉर्ड अटेंडेंस, हम अटेंडेंस क्यों रिकॉर्ड करेंगे? तो सिंपल सा इसका आंसर आता है कि अगर हमें किसी एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से सैलरी देनी है, इसके हिसाब से, काम के हिसाब से, जैसे कि कोई 10 दिन आया तो 10 दिन की सैलरी लेगा, कोई 20 दिन आया तो 20 दिन की सैलरी लेगा, लेकिन 20 दिन वाले को भी उतनी सैलरी दो, 10 दिन वाले को उतनी सैलरी दो, जो 20 दिन आया था वो अगले दिन से 5 दिन आएगा। अगर जब सबको बराबर ही मिलनी है तो फिर क्या मतलब है ना। तो हर व्यक्ति का अटेंडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसके किए गए काम के अनुसार उसे पेमेंट दे पाएं और कंपनी में एक डिसिप्लिन लागू करके रख पाएं, जिससे ना तो कंपनी को नुकसान हो ना तो काम करने वालों को नुकसान हो। ठीक है जी, इसके लिए अटेंडेंस होती है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन्हें सैलरी पे कर पाए। ओके, तो अटेंडेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहली चीज, अटेंडेंस लगाने के लिए आपके पास एम्प्लॉय आईडी तो उसकी होनी चाहिए, नहीं तो एक ही नाम से कई लोग होते हैं भाई। जैसे अगर हमने एम्प्लॉय मास्टर बनाया, हर एक को एक एक आईडी दी थी, अब यहीं पे राहुल शर्मा 2 लोग हो जाएं और वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करके वो काम करता है सेल्स डिपार्टमेंट में, अकाउंटेंट ना होके वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक है जी, तो सेम राहुल शर्मा 2 हो गए, अब तो ब्लंडर हो जाएगा ना कि अटेंडेंस मान लो राहुल शर्मा की आपने राहुल दूसरे वाले राहुल शर्मा में लगा दी, अकाउंटेंट वाली की सेल्समैन में, सेल्स वाले की अकाउंटेंट में, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, होगी नहीं कि भाई इसका सैलरी उसके हिसाब से, उसका सैलरी उसके हिसाब से, है ना। और वो कहेगा मैं 10 दिन आया था तो मुझे 9 दिन की सैलरी मिल रही है, और वो कहेगा भाई मैं तो 5 दिन आया था मुझे 10 दिन की सैलरी क्यों मिल रही है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी का होना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉय आईडी से ही डाटा को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कोई डाटा बना रहे हो तो कोशिश करो उस व्यक्ति को कोई एक नंबर देने की, क्योंकि नंबर बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक्सेल में, और उसकी वजह से डाटा को ढूंढ के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कहीं पे। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी केवल इसके लिए नहीं है कि वो पहचाना जाए आदमी, ये एम्प्लॉय आईडी इसलिए भी है कि डाटा उस व्यक्ति की पहचानी जाए आसानी से। ठीक है ना, तो उसको लेना है, फिर उसके बाद उसका नाम लिखना है। लेकिन मजेदार बात बताऊं, अब आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, हाथ से आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल हमने देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है,
कि आप वही डेटा डाल सकते हो जो एम्प्लॉय मास्टर की डेटा आईडी होगी, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। अब ये वैलिडेशन हमने लगाया कैसे? सिंपल, हमने एक के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ए के ऊपर क्लिक किया हुआ है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, ये भाई तो पहले से ही टेबल बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो क्लिक करो ताकि वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए। पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ, ओके। फिर हमने क्या करना है, हमने जाना है डेटा टैब में, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे, और इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट क्लिक करना है। लिस्ट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको मिटा दीजिए। देखिए मैं पहले से मिटा रहा हूँ, इक्वल लिखा। लिखने के बाद आपको एम्प्लॉय मास्टर में आना है और एक कॉलम को सिलेक्ट कर देना है, केवल छोड़ के क्या, एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है जी, एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन, पूरा हमने एम्प्लॉय आईडी वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर दीजिए। तो जितनी डाटा अब यहाँ पे कोई भरता जाएगा एम्प्लॉय मास्टर शीट में, जितनी डाटा कोई भरता जाएगा उतनी ही डाटा आपको उस तरफ वैलिडेशन वाले सेक्शन में दिखेगी, ना कि उससे कम ना कि उससे ज्यादा। जैसे अभी 103 तक था तो देखिए 103 तक लिस्ट दिख रही है। चलिए हम यहाँ पे 104 कर देते हैं, 104। ठीक है, एक और कॉलम बन गया। अब देखिए यहाँ पे डाटा 104 भी दिखेगी और यहाँ पे देखिए 104 भी दिखेगी, यहाँ पर भी दिखेगी। ठीक है जी, आप अपने एम्प्लॉय को इस तरह से अपना एम्प्लॉय आईडी ऐड कर सकते। ठीक है जी, और मजेदार बात बताऊं, कभी कभी कंपनी में स्कैनर से भी अटेंडेंस लगाई जाती है। तो आप स्कैनर पे ऐसे लाओगे, अपना क्यूआर लगाओगे तो वो स्कैन होगा। तो उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, उसमें केवल आपका एम्प्लॉय आईडी होता है। ठीक है, आपका एम्प्लॉय आईडी स्कैन हुआ और यहाँ पे आके गिरा 104, एंटर किया। देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ गया। क्यों? क्योंकि भैया हमने कोई 104 के लिए तो एम्प्लॉय सेट ही नहीं किया था अभी तक, और चूंकि टेबल लगाया हुआ है तो फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आता रहेगा। अच्छा, कभी कभी फॉर्मूला आपने लगाया होगा, यहाँ लगाते हो तो यहाँ तक नहीं आता है, आता है क्या? लेकिन टेबल लगाने के बाद अगर आप पहले रो में कोई फॉर्मूला लगाते हो तो वही फॉर्मूला नीचे की तरफ ऑटोमेटिक सेल आउट कर जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ भी वो आ जाएगा। तो अभी देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे नाम आ गया। अगर यहाँ पे नाम मैं इस जगह पे ऐड कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं नाम ऐड करता हूँ स्मिता राय। ठीक है जी, और कुछ नहीं ऐड किया, यहाँ पे देखिए स्मिता राय आ गई है। और मजेदार बात बताऊं, यहाँ पे आप 104 कर दो, यहाँ पे भी स्मिता राय हो गई। ठीक है, ओके, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये नाम आ कैसे रहा है यहाँ पे? देखिए सबसे पहली बात, आपको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो फॉर्मूला लगा है इस जगह पे, इसका नाम है एक्स लुकअप फॉर्मूला। और सबसे बढ़िया लुकअप फॉर्मूले में मैं कहूँ तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है एक्स लुकअप फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि भैया इसको समझना बड़ा आसान है। वी लुकअप और एच लुकअप को समझना बड़ा कठिन टाइप का काम होता है, बट एक्स लुकअप का काम बड़ा ही आसान, बहुत ही आराम से समझने वाली चीज है। देखिए इसको 2-3 चीजों की जरूरत होती है, वो आप बता दो, उसके बाद ये सारा काम कर देगा आपका। हाँ, क्योंकि आसानी से काम करता है तो ड्रॉबैक भी बहुत है इसके। ठीक है जी, शुरू करें। देखिए एक्स लुकअप को 3 चीजें चाहिए होती है। पहला, क्या खोजना है। ठीक है, क्या खोजना है। दूसरा, कहां से खोजना है, क्या खोजना है, कहां से खोजना है। और तीसरा, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो वही चीज तो दिखाना चाहते थे जो आपको दिखाना था, वही दिखाना है ना। तो इसका कहना है, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, तीसरा वाला। पहला, क्या खोजना है, कहां से खोजना है, और उत्तर कहां से दिखाना है। ठीक है, और अगर चौथा क्वेश्चन इसमें भी आता है, 4th नंबर क्वेश्चन, कि अगर कोई भी डाटा न मिले तो मैं क्या बताऊं, है ना, कोई भी डाटा न मिले तो मैं क्या बताऊं। जैसे यहां पर 104 पे कोई डाटा नहीं मिली है तो वो क्या बताए, उसको आंसर क्या करे। वहां पे ब्लैंक 0 आंसर कर रहा था, हालांकि 0 नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बट कर रहा था। उसमें फीडिंग है 0 आंसर करने की,
ठीक है, तो ऐसा हुआ, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम मूव करते हैं। चलिए ये फॉर्मूला मैं डिलीट कर देता हूं, हटाइए इसको, हटा दिया हमने भाई, सारे के सारे हटा दिए। चलो अब यहां से स्मिता का नाम उड़ा देता हूं मैं, ये नाम था, उड़ा दिया। चलिए अटेंडेंस में आ गया, मुझे यहाँ पे नाम चाहिए। मैंने कहा इक्वल एक्स लुकअप, एक्स एल, एक्स लुकअप स्टार्ट हुआ, तो ये पूछ रहा है कि बताओ क्या ढूंढना है। लुकअप वैल्यू मतलब वो चीज बताओ मुझे जो ढूंढनी है। मैंने कहा इस सेल में मैं जो डाटा रखूंगा ना वो ढूंढ के बता दे भाई, इस सेल के अंदर जो मैं डाटा फिल आउट करूंगा उसे ही ढूंढ दे, बाकी कुछ नहीं ढूंढना तुझे। कॉमा, लुकअप एरे क्या है? लुकअप एरे मतलब कहां से मैं ढूंढूंगा इस चीज को, दिखा भाई मुझे वो जगह दिखा जहां से मैं ये ढूंढूंगा। मैंने कहा ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर में जा और एक कॉलम तेरा क्या है, लुकअप एरे है। एक कॉलम क्या है तेरा, लुकअप एरे है, यहीं से वो डाटा आपको ढूंढनी है। कॉमा लगाया तो कह रहा है ठीक है, तुमने तो कह दिया कि यहां से डाटा ढूंढनी है। अब जब वहां से मैं डाटा ढूंढूंगा तो आंसर कहां से दिखाऊंगा, इस जगह से। मैंने कहा भाई नाम वाले कॉलम से आंसर दिखा दिया। अब होता क्या है, जब एक्स लुकअप काम करता है ना, तो जो डाटा फाइंड होती है तो केवल वही रो आपकी दिखेगी, बाकी रो वो निग्लेजिबल कर देता है, उसे देखता नहीं है। जिस रो में उसको मिल जाएगा वो आंसर, उसी रो को वो डिटेक्ट करके देखेगा, बाकी को छोड़ देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए लगाते हैं कॉमा। अब कह रहा है कि भैया अगर न पाया गया कुछ तो, पूछ रहा है ना, इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं पाया गया तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए एक आंसर है मेरे पास, क्या लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वैल्यू नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड, सॉरी एम्प्लॉय नॉट फाउंड, EMPLOY डबल एम्प्लॉय नॉट फाउंड, एम्प्लॉय नहीं मिला, ठीक है, कॉमा। कह रहा है भैया एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं चाहिए, क्योंकि भाई नंबर है, नंबर में कौन सा इधर उधर होता है, नंबर एकदम एग्जैक्ट होता है। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन किस लिए थे? बाकी के ऑप्शन थे कि अगर भाई थोड़ा बहुत इधर उधर कैरेक्टर हो जाता, नाम वाम में कभी हम सर्च करते हैं, नाम से कभी डाटा सर्च करते हैं, तो जितना 2 4 6 डाटा एक साथ दिखाती है वो। ठीक है, कॉमा। अब क्या पूछ रहे हैं, सर्च फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट सर्च करेंगे या लास्ट टू फर्स्ट सर्च करेंगे या बाइनरी सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, तो हमने कहना है कि भैया एक काम कर, पहला वाले सेक्शन से कर, ठीक है, और कॉमा लगा देंगे। अब भाई टोटल ये पूरा हो गया, बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे। देखिए कह रहा है कि भाई फॉर्मूले में कुछ कमी रह गई है, जो काम नहीं कर रही है। तो क्या कमी रह गई है, ये जो चीजें ये हाईलाइट नहीं हो रही है ना, ये वाली ये चीजें, ठीक है, इसकी वजह से ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये पीछे की कुछ चीजें हम हटा देते हैं, जैसे ये एंटर करिए, देखिए नाम आ गए, सब आ गया ना। वो पीछे का जो चीजें मैंने लगा दी थी उसकी वजह से थोड़ा फॉर्मूला कंफ्यूज हो रहा था चीजों को करने में, तो उसको हटा दीजिए, बस बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे 104 तो मिल रहा था, इसके सामने खाली था इसलिए 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 104 हटा दूँ, 104 लिख दूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, 104 जैसा कोई एम्प्लॉय ही नहीं है आपके पास। ठीक है जी, ओके, चलिए, तो ये तो रही बात, चलो डिलीट कर देते हैं। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको प्रेजेंट ही लगानी है कि इस महीने कितने दिन आया, अगले महीने कितने दिन आया, ये सब आपको बताना है। पर क्या आपको पता है
इस तरह से अगर आप अटेंडेंस लगाओगे तो हर महीने आपको एक पेरोल शीट बनानी पड़ेगी, है ना, हर महीने बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये डाटा तो हर महीने की आती है। बड़े कंफ्यूजन की बात है ना। इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन बड़ा खतरनाक सोल्यूशन है। सोल्यूशन को कहते हैं ऑटोमेटिक डाटा रिकॉर्ड, ठीक है, और उसमें से अटेंडेंस की डाटा रिकॉर्ड तो और भी खतरनाक हो जाती है। चलिए, अगर आप लोगों की हिम्मत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। हाँ, मैंने बताया था पहले, आप लोग छोड़ के भग गए थे पूरा। जब प्रेशर पड़ने लगता है, माइक्रोस वगैरह डिजाइन करना पड़ता है, तो आप लोग छोड़ देते हो, बस हो गया हमारा, ठीक है, इसकी वजह से नहीं हुआ था। तो ये सब मैनुअल डाटा एंट्री की गई है, आप इसे मैनुअली इसमें डाटा एंटर कर दीजिएगा, और जो ही आप मैनुअल इसमें डाटा एंटर कर देंगे तो सब कुछ एकदम सही ढंग से हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए, जैसे ये इतना दिन प्रेजेंट है, इतना दिन एब्सेंट है, इतना दिन वीकली लीव तो भाई 4 दिन सबकी होती है। अगर कोई एडवांस में काम करता है तो उसके पैसे उसको मिलते हैं, ठीक है ना, वो काउंट होती है कैसे, एज अ वर्किंग डे। मतलब महीने में 4 वीक आते हैं ना यार, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है ना, बस वही है। हॉलीडे का मतलब क्या है, कोई तीज त्योहार पड़ गया, है ना, तो वो यहाँ पे काउंट होता है। तो देखिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज जोड़ के यहाँ पे दी जाती है। देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है C2 E2 एंड F2 ऐड कर दीजिए तो टोटल 28 आता है। 24 और 4 28, ठीक है जी। सॉरी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो अटेंडेंस कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपकी अटेंडेंस लग जाती है तो फिर हम सैलरी कैलकुलेशन पे चल देते हैं। अब देखिए, मैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ। अब एक्स लुकअप आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब सैलरी कैलकुलेशन में आ जाते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने फिर से वही है, मैं इसको भी टेबल लगा देता हूँ। पर टेबल लगाने से ना डाटा सुंदर सी दिखती है ना। ये अबे ये दो बार क्यों दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि ये डाटा कैसे आई, इतनी डाटा। तो भैया, ये वैलिडेशन वाला रूल लगाए हैं, जहां से वैलिडेशन जैसे लगाए थे वैसे आई है, और ये वाली जैसे वहां पे आप एक्स लुकअप करके ले आए थे डाटा, वैसे ही आई है। और ये वाली चीज जानते हो, ये वाली भी लुकअप करके आई है, लेकिन कहां से, यहां से। जैसे जब हम रिजल्ट वाला यहाँ पे इसको चुने थे, अब वहां पे सैलरी वाला चुन देंगे। तो डीए में डीए, एचआरए में एचआरए, और अलाउंसेस में अलाउंसेस चुनेंगे। देखिए, बस वही हुआ है, देख लीजिए। देखिए, एम्प्लॉय मास्टर L2 से, ठीक है, अलाउंसेस एम से, ठीक है, एम कॉलम से। देखिए, क्या अलाउंसेस एम कॉलम में है ना ऑलरेडी एम्प्लॉय मास्टर में, वही चीज यहाँ पे खींच के लाके रखी जा रही है, और नथिंग एल्स, ठीक है जी। अच्छा, तो ये पेड डेज कहां से आ रहा है, पेड डेज कहां से कैलकुलेट हुआ, आपने जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करी थी ना, उसमें पेड डेज था, यहां से आ रहा है, ठीक है। वी लुकअप देखिए, अटेंडेंस सीट जी से आ रहा है, अटेंडेंस सीट जी कॉलम, समझ आया, आ गया। चलिए, तो ग्रॉस सैलरी क्या आएगी, अरे भाई ये चारों जोड़ दोगे तो ग्रॉस सैलरी बता देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भाई देखिए, जो आपकी सैलरी थी वो पूरे 30 दिन की बताई जाती है। कितने दिन की बताई जाती है, 30 डेज। और वो 30 डेज किस पे लगता है, बेसिक पे पे लगता है। किस पे लगता है, बेसिक पे और अलाउंसेस के ऊपर लगता है। ये दोनों जोड़ के 30 से भाग दे दिया जाता है, ये दोनों जोड़ के 30 से भाग दे दिया जाता है। और हमने यहाँ पे सिंपल इसलिए रखा है कि अभी ज्यादा कैलकुलेशन बताएंगे तो आपकी बुद्धि में इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो करना कैसे होता है, एक्चुअल ये और ये जोड़ लीजिए आपस में अलाउंसेस, तो C2 प्लस F2, बीच का ये निकाल लेता हूं मैं, इतना, कंट्रोल X,
C2 प्लस F2, कंट्रोल भी कर दीजिए इसको, और इन दोनों को कर दीजिए ब्रैकेट में, डबल ब्रैकेट लगाइएगा, आगे हमें इसका काम है डबल ब्रैकेट का। एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड बाई 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 30 से डिवाइड हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद करते ही इनटू कर दीजिए पेड वाले से, ये जो पेड वाला सेक्शन था उससे, ठीक है जी। ओके, अब C2 की जगह भाई देखिए कन्वीनियंस के लिए आप ऐसे कर सकते हो, बेसिक सैलरी देख लीजिए, यहाँ पे आप नाम आएगा उसका, अलाउंसेस डिवाइड बाई 30 डेज की ही हमारी जॉब होती है, 30 दिन के हिसाब से हम लोग वो लगाते हैं, तो पेड, अब इनको भी हटा ही लीजिए, उसके हिसाब से हो जाए भाई। एचआरए में तो भाई कटौती नहीं हो सकती, कोई एब्सेंट है तो, और ना ही डीए में होती है, तो भाई हो गया, ये एंटर दबाइए, देखिए वैल्यू चेंज हो गई, अब 20,000 आने की बजाय 2 दिन की सैलरी कट गई है, ठीक है जी। ठीक है ना, ओके, तो 2 दिन की सैलरी कट गई, तो उस हिसाब से देखिए ये वैल्यू आ रही है, तो हमने क्या करना है, बस इसका दशमलव वाला नंबर हटा देना है यहाँ से, ठीक है। सॉरी, इसको पूरा सिलेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ तक है, नहीं जा रहा है तो हो गया, सेम काम इसमें, ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये चीज कैसे कैलकुलेट हुई ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ डिडक्शन होता है, सैलरी पूरी की पूरी जितनी हमें ग्रॉस सैलरी मिलती है वो मिल नहीं जाती है, वो तो हमने अर्न करी होती है, अब उसमें से कुछ कटौतियां होंगी, जैसे पीएफ की कटौती 12%, अधिकतम 18% होती है, तो इसमें फॉर्मूला लगा है कि राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ मतलब पीछे वो दशमलव वाला नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, राउंड ऑफ से चलिएगा, और मिनिमम यानी छोटा वाला ही रखिएगा, अगर सी प्लस डी या 15,000, C+D या 15,000 जो छोटा होगा उसके अनुसार ये कैलकुलेट होगी, तो C+D की जगह हम क्या कर देते हैं, C की जगह है बेसिक सैलरी, और D की जगह है क्या, DA, C की जगह है बेसिक सैलरी और D की जगह है DA यानी डायरेक्ट अलाउंसेस, और इनका 12% यानी 0.12 या फिर 0, अब 0 कब होगा, ऐसा तो होता ही नहीं है 0 होगा, अब देखिए इसमें से जो भी इन दोनों का वैल्यू, अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 15,000 आ जाता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो आपको सीधे सीधे 1,800 रुपए लगेगा, जैसे इस वाले में 1,200 आता है तो इसमें 1,440 लगा है, ठीक है, या तो 12% लगेगा, जो मिनिमम आएगा उसका 12% लगेगा, या तो जो आएगा उसका डायरेक्ट 18% लगता है, देख लीजिए, ओके। अधिकतम 12,000 ही 15,000 ही माना जाएगा, 15,000 का 12% होता है 1,800 रुपए, बस, ठीक है जी। अच्छा मैं फिर से लगा दूं, इसको फॉर्मूला लगाऊं, देखो, अच्छा वहां से नहीं बिगाड़ता इसको, Z ओके, तो मैं वहां पे फॉर्मूला ना बिगाड़ के हम यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिनिमम कैसे वर्क करता है। इक्वल मीन, मीन क्या करेगा, जो भी दो आप वैल्यू दोगे उसमें से छोटा वाला दिखाएगा, जैसे मैंने कहा, सॉरी कहा क्या, यहां से ले लेते हैं 3,000 कॉमा
4000। इसमें जो छोटा होगा उसको दिखा देगा। ये कौन छोटा है? हमने 2 नंबर दिया था, 3000 और 4000, जो छोटा होगा वही दिखाएगा। अच्छा, मैंने कहा 3000 प्लस 4000, सॉरी 3000 प्लस अलाउंसेस, ये इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों पे देख लो, ये दो जोड़ रहा हूं, ये वाला और ये वाला जोड़ रहा हूं। इनमें से अब क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 4000। क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला मैंने जोड़ दिया, तो ये जुड़ के मिल गए 5000 हो गए, 5000 हो गए तो 4000 छोटा हो गया। तो यही चीज उसने किस में इस्तेमाल करी हुई है? एक कंडीशन बनाने के लिए कि अगर मैं बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए मिनिमम कितने हो? 15000 से नीचे हो तो वो उसका मिनिमम बताएगा, या फिर अगर नहीं ऐसा होता है तो अधिकतम कौन मिनिमम होगा? 15000 होगा। मान लीजिए 15000 से ऊपर हो गया तो 15000 तो छोटा पड़ेगा ना, तो ब्रैकेट बंद एंड एंटर। यस, तो देखिए आपने ये दोनों जोड़ा तो 15000 आया है ना, तो 15000 भी छोटा है। अब देखिए इसका और इसका जोड़ तो 18500 आया, लेकिन उसमें मिनिमम क्या है? 15000 है, क्योंकि हमने एक 15000 डाल रखा है। कि अगर बेसिक पे और एचआरए, बेसिक पे और डीए मिल के 15000 से नीचे हैं तो उसको शो करेगा, उनका योग शो करेगा, नहीं तो क्या शो करेगा? 15000 शो करेगा मिनिमम के फॉर्मूले से। ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है। तो पीएफ कहता है कि 15000 तक के रुपयों पर मैं 12% क्या लगाऊंगा? पीएफ चार्ज लगाऊंगा। पीएफ कटेगा 12%। कितना परसेंट? 12%। 12% से ज्यादा पीएफ नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, तो परसेंट जो आप लिखते हो 12% ऐसे, एक्चुअल में वो होता है कुछ ऐसे 0.12। तो अगर मुझे इस वैल्यू का 12% निकालना है तो हमने क्या करना है? इक्वल लिखना है, इसको लिखना है, इनटू लिखना है इसको। कितना आ गया? 1800 आ गया। तो बस वही तो यहाँ पे किया गया है। देखिए अगर ये राउंड ऑफ को भूल जाएं, आप राउंड ऑफ को छोड़ दीजिए, तो मिनिमम बेसिक और डीए में, ये बेसिक प्लस डीए या तो 15000, इन दोनों में से जो भी छोटा हुआ वो दिखाए और उसमें गुणा हो जाए 0.12 से, यानी 12% से, तो जो वैल्यू आएगी वो दिखा दीजिए। ठीक है जी, बस ये तो किया गया, सिंपल। और ये मिनिमम के बाद भाई यही जो 0 आ रहा है ये राउंडिंग के लिए आ रहा है। पीछे कभी कभी ना वो 0 के बाद कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती है, उसको हटाने। ठीक है ना, राउंड फिगर है ये। ओके, चलिए तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, उसी प्रकार ईएसआई होती है। ईएसआई में देखिए लिखा हुआ है इफ H2 जो ये ग्रॉस सैलरी है वो लेस देन आर इक्वल 21000 है, तो भैया क्या करिए, H2 इंटू 0.0075 यानी 0.75%। ये एक भी परसेंट नहीं लगती, उसमें भी और छोटी लगती है। ओके, लेकिन क्या होनी चाहिए? ग्रॉस सैलरी के बराबर। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? जितना भी टोटल अर्निंग आपका बना है, टोटल अर्निंग चाहे वो डीए से, पीए से, एचआर से, किसी भी तरीके से आपकी सैलरी में वो जुड़ा है, आपकी सैलरी की वैल्यू बढ़ा रहा है, उस टोटल पर क्या लगता है? ईएसआई लगता है। क्या लगता है? ईएसआई। ठीक है, स्टेट क्या होता है ये? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसका पूरा नाम होता है। और वो कितना लगता है? 0.75% लगता है। तो अगर आप 0.75% को कन्वर्ट करें, इस चीज को आप कन्वर्ट करें नॉर्मल नंबर्स में, ये आता है 0.0075। ठीक है जी, ओके। तो अब कैसे हो गया? अब देखिए इफ का फॉर्मूला लगा के उसने क्या लिखा हुआ है, ये आ जाए या फिर 0 हो जाए।
अगर भाई इससे अधिक हुई भाई सैलरी, 21,000 से सैलरी अगर आपकी अधिक हुई तो भैया देखिए ईएसआई में आपका ना ही नाम आएगा, ना ही आपको ईएसआई भरना है। ईएसआई क्यों होता है? ऐसे लोगों के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करता है जो जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जिसकी सैलरी 21,000 से ऊपर होती है उसको ये सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है जी, ओके। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट हुआ, लिखा इक्वल इफ, यदि जो ग्रॉस सैलरी है, सॉरी, इफ जो ग्रॉस सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है छोटी हो या बराबर हो, 2 मार्क्स लगे हैं ना, तो ये दोनों चीजें वो चेक करेगा। 21,000 से छोटा यानी 20,999 तक, ठीक है, 20,999 तक है, या फिर खुद 20,000 है, सॉरी 21,000 है, खुद 21,000 है, तो इस कंडीशन में लगेगा। ये कैसे लगेगा? H2 इंटू 0.0075 कॉमा, अगर ऐसा है तो भैया ऐसे लग जाएगा, अगर नहीं है तो क्या हुआ, यानी 21,000 से वैल्यू बड़ी है, तो इस समय एक भी ईएसआई नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट का कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपकी ईएसआई कट गई और सेम वैल्यू आ गई ईएसआई। अब चलिए पीटी पे भी वही फॉर्मूला देखिए लगा है, इफ H2 की वैल्यू, अगर H2 की वैल्यू क्या है, इसमें देखिए इसमें नेस्टिंग हुई है इफ की नेस्टिंग से मतलब इफ के अंदर इफ लगाना। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, अगर H2 यानी ग्रॉस सैलरी की जो वैल्यू है वो लेस देन यानी कम हो या बराबर हो किसके, 7,500, अगर ऐसा है 7,500 से नीचे है या उसके बराबर है तो भैया आपको कोई भी प्रोफेशनल टैक्स यानी पीटी नहीं देनी है। उसके लिए आंसर क्या है, देखिए 0 है, ट्रू वैल्यू क्या है, 0 है। अगर ऐसा नहीं है यानी फॉल्स वैल्यू पे देखिए फॉल्स वैल्यू आ रही है ना, फॉल्स लिख के आ रहा है कि अगर ये वाली बात गलत हो गई, अगर भाई ये वाली सही हुई तो आपको कितना देना है, 1 भी रुपया पीटी नहीं देना है। पर ये बात गलत हो गई यानी आपकी वैल्यू जो है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 7,500 से अधिक हो गई, तो क्या करेंगे? तब भाई देखिए एक सिंपल काम करिए, फिर से इफ लगाइए और फिर से चेक करिए कि क्या ये 10,000 तक है, दूसरी लिमिट इसकी 10,000 आती है। अगर आपकी सैलरी 10,000 के बराबर या उससे नीचे है, यानी 7,500 से ऊपर, 10,000 से नीचे या 10,000 के बराबर है, तो आपको 175 रुपए क्या देना पड़ेगा, प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, पीटी। तो ये देखिए ये लॉजिक बनी इस अगले वाले इफ की, और इसमें जो ही ये इफ के कंप्लीट करेंगे तो ये उसका ट्रू वैल्यू हो गया। लेकिन अगर इससे भी अधिक आपकी सैलरी हुई, यानी इससे अधिक 10,000 से भी अधिक हुई, आपको सीधा 200 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। ठीक है जी, बस इसी प्रकार ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल डिडक्शन कैसे हुआ? टोटल डिडक्शन भैया है, इसको काटना है आपके सैलरी से, इसको भी काटना है, इसको भी काटना है, सबको जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ दिए। अब नेट सैलरी क्या हुई, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन कर दीजिए, आपका देखिए नेट सैलरी आ गई है। तो इसी के साथ आपका सैलरी कैलकुलेशन वाली शीट पूरी हो जाती है। ठीक है जी, ओके। फिर चलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या सैलरी स्लिप बनाने पे। आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, सैलरी रजिस्टर देख सकते हैं। सैलरी रजिस्टर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो चीजें वहां पे आपने कैलकुलेट करी ना हूबहू देखिए उसी को उतार दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा है क्या? नहीं, सेम टू सेम उतारा गया है, बस और कुछ भी नहीं है ना। वही तो उतारने के लिए वही एक्स लुकअप देखिए लगा हुआ है, एक्स लुकअप के अलावा देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, एक्स लुकअप ओनली, एक्स लुकअप देख लीजिए, कहीं पे भी जाइए तो केवल एक्स लुकअप दिखेगा आपको। ठीक है।
फिर बात करते हैं आपके पे स्लिप की। पे स्लिप में भी केवल एक्स लुकअप, देखिए एम्प्लॉय आईडी बस आपको लिखने का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद सब एक्स लुकअप, कोई भी इधर उधर कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, बस एक्स लुकअप लगाते चले गए। जहां जहां ये चीजें लिखी गई है वहां वहां से उसे डाटा खींच के यहाँ लाया गया है। ठीक है, जैसे एक्स लुकअप लगा के मैंने वो नाम वाली डाटा लाई थी, वैसे ही उससे संबंधित डाटा यहाँ पे लाई गई है। आप इसको चेंज करके देख लीजिए, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, सब जगह एक्स लुकअप लगा हुआ है। जैसे बेसिक पे चाहिए तो बेसिक पे हमारा कहाँ सैलरी में कैलकुलेट हुआ, बेसिक पे यहाँ पर है। ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था डीए, तो डीए देखिए यहाँ पर है, एचआरए यहाँ पर है। ठीक है ना, आप सिंपल जाइए वहां से रिट्रीव कर लिए। अरे भाई वही डेटा वैलिडेशन, वैलिड लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करिए, जाके एम्प्लॉय मास्टर में इसको चुन लीजिएगा। ठीक है, बार बार लिस्ट बनाने की बात वही हो गई है। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखिए, फिर से वही चीजें हैं सेम। अब पीएफ में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 3.67% होता है, ईपीएस में होता है 8.33%, ईएसआई में होता है 3.25%, बोनस, ग्रेट्युटी, ये और भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, बट इसके फॉर्मूले में नेक्स्ट डे आपको समझाऊंगा। आज इस वाले में तो वैसे भी 1 घंटे की लगभग क्लास हो ही गई है, आप लोग वैसे भी परेशान हो जाओगे कंप्लीट करते करते और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बल्कि आप ये चीज देख सकते हो कि प्रोफेशनल ये पीएफ रिपोर्ट, ईएसआई रिपोर्ट जो बनी है वो कैसे बनी है, सिंपल देख लीजिए। इसमें रिपोर्ट बनाने के लिए ये सब जानकारियां होनी जरूरी होती है और कुछ फॉर्मूले नहीं है, बस देख लीजिए। सिंपल क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, उसको एक्स लुकअप से यहाँ पे उनकी डाटा लाई गई है, और देखिए यहाँ पे बेसिक पे प्लस डीए की वैल्यू निकाली जा रही है। तो बेसिक पे और डीए की वैल्यू कैसे निकालनी है, सिंपल करना क्या है, आपको चले जाना है इस सीट पे, देखिए क्या लिखा है, एक्स लुकअप, इसको फाइंड करना है कहाँ से, सैलरी रजिस्टर से। सैलरी रजिस्टर यहाँ पे है आपका, यहाँ से फाइंड किया जा रहा है इस चीज को, इस डाटा को। ठीक है, पीएफ में, ठीक है, फाइंड किया जा रहा है। और फाइंड करने के बाद क्या किया इन्होंने, देखिए सैलरी रजिस्टर से उस डाटा को फाइंड करी, यहां तक तो फाइंड कर लिया। अब रिटर्न वैल्यू में इन्होंने 2 चीजें लिखी। रिटर्न वैल्यू में आपको क्या करना है कि सैलरी रजिस्टर में जो सीसी है, सी कॉलम है, प्लस 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 क्या, आगे यही फॉर्मूला वापस से दोहरा के दिया गया है, देख लीजिए। देखिए एक्स लुकअप ए2 को फिर से लुकअप किया गया रजिस्टर सैलरी रजिस्टर से, और दूसरी वैल्यू क्या लिखी है, डी में, यानी सैलरी रजिस्टर में जो सी कॉलम में है, जो डी कॉलम में, उन दोनों को यहाँ पे पीएफ रिपोर्ट में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है जी, ठीक है भाई, उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद ये आंसर आया है, आने के बाद पीएफ वेजेस इसका तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, मिनिमम, या तो मिनिमम इसका हो या तो मिनिमम 15,000 हो। ठीक है, या तो मिनिमम उसका हो या तो मिनिमम 15,000 हो। तो मीन का वो फॉर्मूला लगा के नीचे तक खींच दिया गया है। अगर मिनिमम इसमें बैठता है वो दिखाई देगा, नहीं तो 15,000 मिनिमम है तो 15,000 दिखाई देगा। तो भैया फिर बात आ जाती एम्प्लॉयर का वो जो परसेंटेज है, भाई वैसे ही कैलकुलेट हुआ है, देखो वहां से लाया गया है, कुछ किया नहीं है, सैलरी कैलकुलेशन से ये उठा के लाया गया है। ठीक है जी, सॉरी पीएफ रिपोर्ट है ना, तो ये वहां से उठा के लाया गया है। ये क्या है, एम्प्लॉय का पीएफ है। ठीक है, एम्प्लॉयर का पीएफ कितना परसेंट होता है, 3.67%, जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से उसको उठा के लाया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ईएसआई को वहां से उठा के लाया गया है, यही से, इस जगह से ही ईपीएस को, और आपस में ये रिपोर्ट बन गई है किसकी, पीएफ ईपीएस। ठीक है, ओके, ये रिपोर्ट बन गई, बस वहां से उठा के लाया गया और कुछ नहीं किया गया है। अब देखिए ईएसआई में भी है, ईएसआई वेजेस तैयार की गई और एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स में भी वही होगा,
देख लीजिए, ला के बस रखा गया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, देखिए बस वहां से एक्स लुकअप करके यहाँ पे लाया गया है। ओके, सेटिस्फाइड है? आपको अगला बस यही करना है, क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देख लेना है, बाकी आपको मैंने बस सब बता दिया है। कल की क्लास में हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बताएंगे, प्लस उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक डाटा रिकॉर्डिंग एंड सेटिंग सेट करेंगे ताकि इसे ऑटोमेट किया जा सके इस शीट को, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त हुई।